नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्जाइनस का औदात्य सिद्धांत। इस वीडियो के अंतर्गत औदात्य का अर्थ, औदात्य का स्वरूप, औदात्य के मूल आधार तथा औदात्य के स्रोत यानी औदात्य के तत्व तथा औदात्य के वाधक तत्व और औदात्य की उपलब्धियां या लॉन्जाइनस की उपलब्धियां, ये सभी विस्तार से करने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। यूनानी काव्य शास्त्र में प्लेटो और अरस्तु के बाद लॉन्जाइनस का ही नाम आता है। कुछ विद्वान उनको पहली शताब्दी का लेखक मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान उन्हें तीसरी शताब्दी के सुप्रसिद्ध लॉन्जाइनस के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कि महारानी जेनोविया का मंत्री था तथा जिसने अपनी स्वामी भक्ति की प्रेरणा से आत्मोत्सर्ग कर दिया था, यानी कि अपना आत्म बलिदान दे दिया था, अपनी कुर्बानी दे दी थी। लेकिन हमारे विचार से लॉन्जाइनस का उदात्त चरित्र उन्हें औदात्य ग्रंथ का रचयिता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए लॉन्जाइनस को यूनान के तीसरी सदी के महान दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। उनका यूनानी नाम कैसियस लोंगिनुस था। उनके जीवन काल के बारे में विद्वानों में मतभेद है। उनकी एक रचना पेरिप्सुस उपलब्ध होती है, जिसका अंग्रेजी नाम ऑन द सबलाइम अर्थात औदात्य पर विचार है। इसका प्रकाशन 1554 ईस्वी में हुआ, जिसका श्रेय रोवेरतेलो को जाता है। यह रचना पत्र शैली में लिखी गई है तथा यह पोस्तोम्यूस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके लिखी गई है। कहीं कहीं इस व्यक्ति का नाम रोमी भी लिखा गया है। इसी नाम के व्यक्ति को यह संबोधित करके लिखी गई है। यह केवल 60 पृष्ठों की छोटी सी रचना है, जिसके 44 अध्याय हैं, छोटे छोटे हैं। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1652 ईस्वी में जॉन हॉल नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। औदात्य का अर्थ है उच्च, श्रेष्ठ, भव्य या महान। उदात्त जो श्रेष्ठ है, जो सब में महान है, जो ऊंचा है, जो भव्य है, उसी को उदात्त कहा गया है। औदात्य का स्वरूप, औदात्य क्या है, इसका समाधान करते हुए लॉन्जाइनस ने अनेक बातें कही हैं, जिनमें से पहली है, वे कहते हैं औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। यानी कि कोई भी साहित्यकार जो हमारे सामने अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, उसकी उच्चता यानी कि उसकी महानता का, उसकी श्रेष्ठता का और उसके बड़प्पन का ही नाम औदात्य है। दूसरा है, अभिव्यक्ति की उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती, अपितु उसे अभिभूत कर लेती है। यानी कि वह उसके तर्क का समाधान नहीं करती, बल्कि वह उसको तन्मय कर लेती है, उसको मोह लेती है, तो अनायास ही उसको भावों में बहा ले जाती है। तीसरा है, रचना का औदात्य अपनी प्रबल शक्ति के द्वारा पाठक को अनायास ही बहा ले जाता है। रचना में जो औदात्य होता है, जो उच्चता, जो श्रेष्ठता होती है, वह अपनी श्रेष्ठ शक्ति के आधार पर पाठक को अनायास ही बहा ले जाता है, यानी कि अपने अंदर वो उसको तन्मय लीन कर लेता है। किसी रचना का शिल्प उसके एक दो अंशों से नहीं, अपितु संपूर्ण रचना के शिल्प विधान से धीरे धीरे प्रकाश में आता है। लेकिन उदात्त विचार यदि अवसर के अनुकूल हो तो एकाएक विद्युत की भांति चमक कर समूची विषय वस्तु को प्रकाशित कर देता है। यदि किसी रचना में उदात्त विचार अवसर के अनुकूल है तो वह एकदम बिजली की तरह चमक कर पूरी विषय वस्तु को प्रकाशित कर देते हैं, अपनी महानता को प्रकट करती है और वक्ता के समस्त वाग वैभव को एक क्षण में ही अभिव्यक्त कर देती है। और वक्ता जिस बात को कहना चाहता है, जो अभिव्यक्त करना चाहता है, उसको एक क्षण में ही अभिव्यक्त कर देती है, हमारे सामने प्रकट कर देती है, जो उदात्त विचार होते हैं। अब देखते हैं उदात्त सिद्धांत का मूल आधार क्या है। औदात्य का मूल आधार क्या है, इस प्रश्न पर विचार करते हुए लॉन्जाइनस औदात्य की मूल प्रेरक शक्ति प्रतिभा को मानते हुए यह स्वीकार करता है, नियमों के ज्ञान के द्वारा और अभ्यास के द्वारा प्रतिभा ज्ञान को उदात्त बनाया जाता है। वो कहते हैं नियमों के ज्ञान और अभ्यास के द्वारा प्रतिभा का जो ज्ञान है, उसको उदात्त बनाया जाता है। वस्तुतः औदात्य का आधार कोई एक गुण ना होकर कलाकार का संपूर्ण व्यक्तित्व है। कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति चारित्रिक दृष्टि से हल्का या छिछोरा हो सकता है, उसकी वासनाएं अपरिष्कृत एवं शुद्र हो सकती हैं। ऐसी दशा में उससे औदात्य की आशा नहीं की जा सकती। कोई विद्वान शास्त्र ज्ञाता होते हुए भी अहंकारी एवं दंभी हो सकता है, अतः वह भी उदात्त रचना को प्रस्तुत नहीं कर सकता। यानी कि किसी भी कलाकार का यदि व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व उदात्त नहीं है, उच्च नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो वह उदात्त रचना प्रस्तुत नहीं कर सकता, उसकी रचना उदात्त नहीं हो सकती।
यहाँ पे लॉन्जाइनस साफ कहता है चाहे कोई व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली हो, लेकिन वह चारित्रिक दृष्टि से यदि उदात्त नहीं है, यदि उसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसकी वासनाएं इच्छाएं निम्न कोटि की हैं, गलत हैं, ऐसी दशा में उससे औदात्य की कोई आशा नहीं की जा सकती। वह कोई उदात्त रचना हमें नहीं दे सकता। कोई भी विद्वान चाहे उसे शास्त्रों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी यदि वह चरित्र की दृष्टि से अहंकारी है, घमंडी है, दम्भी है, तो भी वह कोई उदात्त रचना प्रस्तुत नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट ही लॉन्जाइनस यह मानता है कि महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है। यानी कि जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व चरित्रवान हो, जिसके विचार उदात्त हो, जो प्रतिभाशाली महान व्यक्ति हो, वही उदात्त रचनाएं दे सकता है। वह कहता है औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। यानी कि व्यक्ति की जब आत्मा महान होगी, उसका चरित्र महान होगा, उदात्त रचना उसी महानता का ही प्रतिबिंब होती है। सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में प्राप्य है। सच्चा औदात्य केवल उन्हीं व्यक्तियों में प्राप्त होता है जिनकी चेतना उदात्त और विकासोन्मुख है, जिनकी चेतन शक्ति उदात्त है, अच्छी है, श्रेष्ठ है और विकासशील पथ पर अग्रसर है, जिनके विचार प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, जिनका जीवन तुच्छ एवं संकीर्ण विचारों के अनुसरण में व्यतीत होता है। वे संभवतः कभी मानवता के लिए कोई स्थायी महत्व की रचना प्रस्तुत करने में सफल नहीं होते। जिनका जीवन तुच्छ है, महान नहीं है, जिनके विचार महान नहीं है, वे कभी भी मानवता के लिए कोई स्थायी महत्व की रचना प्रस्तुत नहीं करते, उसमें सफल नहीं हो सकते। सर्वथा स्वाभाविक है कि जिनके मस्तिष्क उदात्त धारणाओं से परिपूर्ण है, जिनका मस्तिष्क महान विचारों से भरा हुआ है, श्रेष्ठ विचार हैं जिनके, उन्हीं की वाणी से उदात्त शब्द झंकृत हो सकते हैं। कि बहुत अच्छी बात लॉन्जाइनस कहते हैं कि जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जिनके विचार संकीर्ण हैं, जिनके विचार विकसित नहीं है, जो छोटी सोच के मनुष्य हैं, वे संभवतः कभी भी मानवता के लिए कोई स्थायी महत्व की रचना प्रस्तुत करने में सफल नहीं होते। बल्कि स्वाभाविक है कि जिनके मस्तिष्क उदात्त धारणाओं से भरे हुए हैं, परिपूर्ण हैं, जिनके विचार महान है, जिनकी सोच महान है, जिनका व्यक्तित्व महान है, उन्हीं की वाणी से श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत होती हैं। तो स्पष्ट रूप से लॉन्जाइनस ने औदात्य सिद्धांत का मूल आधार किसी भी रचनाकार या किसी भी साहित्यकार का कोई एक गुण नहीं, बल्कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व को माना है। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व ही महान होना चाहिए, तो ही वह कलाकार कोई उदात्त रचना प्रस्तुत कर पाता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे है औदात्य के स्रोत या तत्व। एक ही बात है, स्रोत या तत्व। लॉन्जाइनस ने 5 ऐसे स्रोतों का उल्लेख किया है जो किसी रचना में औदात्य का संचार करते हैं, जो किसी रचना में औदात्य लाते हैं। जिनमें से 2 अंतरंग तत्व है तथा शेष 3 बहिरंग तत्व है, यानी बाहरी तत्व है। जो आंतरिक तत्व है, जैसे उदात्त विचार व भावों का उदात्त चित्रण, इनको लॉन्जाइनस जन्मजात मानता है। इनके अतिरिक्त 3 बाहरी तत्व हैं, जिनमें अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान, ये बहिरंग तत्व हैं जिन्हें अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। पहला तत्व है उदात्त विचार। उदात्त विचार का संबंध उदात्त व्यक्तित्व से है। लॉन्जाइनस के अनुसार सबलाइमिटी इज द इमेज ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल, अर्थात औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। महान व्यक्तियों की वाणी से ही उदात्त विचार ध्वनित होते हैं। लेखक का व्यक्तित्व जितना अधिक उदात्त होगा, उसकी रचना में भी उसी अनुपात में औदात्य दिखाई देगा। कवि को उन महापुरुषों के साथ तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है जिनका चित्रण वह अपनी कविता में करता है। तादात्म्य यानी संबंध, भावात्मक संबंध, यानी कि अभेद, एक होना। यानी कोई कवि या कलाकार जिस महापुरुष का चित्रण वह अपनी कविता में करना चाहता है, उस महापुरुष के साथ उसे अभेद होना पड़ता है, उसके साथ उसे भावात्मक संबंध स्थापित करना पड़ता है। और यह तादात्म्य कवि तभी कर पाता है जब उसका अपना व्यक्तित्व उदात्त गुणों से संपन्न हो। होमर यूनान का ही एक प्रसिद्ध कवि हुआ है और वे कहते हैं होमर की रचनाओं में भी औदात्य इसलिए आ सका क्योंकि स्वयं उसका व्यक्तित्व महान था। श्रेष्ठ रचना का विषय भी उदात्त, विस्तृत और व्यापक होना चाहिए। एक रचनाकार के लिए यह आवश्यक है कि वह शूद्र यानी निम्न कोटि के संकुचित और हीन एवं स्वार्थ से भरे हुए विचारों से मुक्त होना चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का मत है, विषय ऐसा होना चाहिए जो
पाठक या श्रोता पर स्थायी प्रभाव डाले, जिससे प्रभावित ना होना कठिन ही नहीं लगभग असंभव हो जाए और जिसकी विस्मृति इतनी प्रबल और गहरी हो कि मिटाए ना मिटे। अभिप्राय यह है कि कविता या रचना का विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठक पर स्थायी प्रभाव डाल सके और वह प्रभाव जो उसकी स्मृति पट से, उसकी यादों से कभी मिटाए ना मिटे, वह प्रभाव वो कभी भुला ना सके। लॉन्जाइनस का मंतव्य यही है कि औदात्य के वही उदाहरण श्रेष्ठ और सच्चे होते हैं जो सब व्यक्तियों को सर्वथा आनंद प्रदान कर सकें। दूसरा तत्व है भावों का उदात्त चित्रण या उदात्त भाव। लॉन्जाइनस से पहले कुछ विचारकों ने भावावेग को औदात्य में बाधक माना था, पर लॉन्जाइनस ने इस धारणा का खंडन करते हुए भावावेग को औदात्य का सहायक माना है। भावावेग यानी कि भावों का प्रवाह, प्रबल भाव। जैसे नदी में कई बार उफान आता है और वह किनारों और बाधाओं को तोड़कर बह निकलती है, इसी तरह से भावावेग, भावों का वेग कवि या कलाकार के हृदय पटल से उद्वेलित हो जाता है, वही भाव उदात्त होते हैं। वे कहते हैं उपयुक्त परिस्थितियों का चयन एवं उनका सम्यक रूप से संगठन ही भावावेग का जनक है। तेजी के साथ भाव आते हैं वो उचित परिस्थितियों के चयन से और उनके सम्यक संगठन से ही आते हैं। लॉन्जाइनस का कथन है कि मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो आवेग, उन्माद, उत्साह के साथ फूट पड़ता है, यानी कि जो भावों का प्रवाह है, कलाकार या कवि के अंतर्मन से एक झरने के समान फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है। जिस तरह से बांध बनाकर नदी का पानी रोक दिया जाए और उस रुके हुए पानी को एकदम से छोड़ दिया जाए, इसी तरह से जब आवेग के साथ प्रबल भाव अभिव्यक्त होते हैं तो कवि के शब्दों को एकदम से विखेर देते हैं। उसके यथास्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा औदात्य आता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है और उसी समय उन प्रबल भावों के व्यक्त होने से उस स्वर में जो औदात्य आता है, जो उच्चता, श्रेष्ठता, महानता आती है, उन शब्दों में वह कहीं और नहीं आ सकती। भावों के वो दो रूप स्वीकार करते हैं। लॉन्जाइनस ने आवेग के दो रूप स्वीकार किए हैं। पहला है भव्य या सुखात्मक आवेग और दूसरा है दुखात्मक या निम्न आवेग। भव्य आवेग के अंतर्गत वे रति, ओज, शौर्य और हास्य को मानते हैं और जो निम्न आवेग है या दुखात्मक आवेग है उसके अंतर्गत वे भय, करुणा और निराशा को मानते हैं। तीसरा और बहिरंग तत्व है अलंकार नियोजन। अलंकारों के संबंध में लॉन्जाइनस का विचार है कि उनके सम्यक प्रयोग से औदात्य की सिद्धि में पर्याप्त सहायता मिलती है। तो वे कहते हैं अलंकारों का प्रयोग भाषा में इस प्रकार होना चाहिए कि श्रोता या पाठक को उनके प्रयोग का पता ना चले, यानी कि किसी भी रचना में अलंकारों का प्रयोग सायास होना चाहिए, प्रयास के तहत नहीं होना चाहिए, यानी कि आवश्यकता से अधिक जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग ही रचना में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अलंकार भावावेग यानी कि भावों के आवेग की प्रेरणा से सहज, स्वाभाविक एवं अनायास रूप में काव्य में आने चाहिए, तभी वे औदात्य के विधायक होते हैं। यानी कि किसी रचना में यदि अलंकार स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से आएंगे तभी वह उस रचना में औदात्य के विधायक होते हैं, तभी उस रचना में वह औदात्य लाते हैं। औदात्य का चौथा स्रोत उत्कृष्ट भाषा है। यह तथ्य है कि उपयुक्त एवं प्रभावोत्पादक शब्दावली श्रोता को आकर्षित करती हुई उसे भावाभिभूत कर लेती है। वह शब्दावली जो श्रोता पर अपना प्रभाव छोड़ती है, वह श्रोता को आकर्षित करती हुई उसे भावों में तन्मय कर देती है, भावों में बहाकर ले जाती है। ऐसी शब्द योजना में भाव प्रवणता, सौंदर्य, गरिमा, ओज, शक्ति आदि श्रेष्ठ गुणों का समावेश होना चाहिए। सुंदर शब्द ही सुंदर विचारों को अभिव्यक्ति दे पाते हैं, यानी कि जो महान विचार होते हैं उनको सुंदर शब्दों द्वारा ही अभिव्यक्ति मिलती है। सुंदर शब्द ही उन विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। उस अभिव्यक्ति में महानता भी तभी आती है। ऐसी शब्दावली जिसमें भव्यता, सौंदर्य, कोमलता, गरिमा, ओज, शक्ति आदि श्रेष्ठ गुणों की अभिव्यक्ति हो, प्रत्येक वक्ता या लेखक ऐसी ही शब्दावली चाहता है। किंतु इसके साथ लॉन्जाइनस यह भी कहता है कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गरिमामयी भाषा ही प्रत्येक अवसर के अनुकूल है, क्योंकि छोटी मोटी बातों को भारी भरकम संज्ञा देना किसी छोटे से बालक के मुंह पर पूरे आकार वाला मुखौटा लगा देने के समान है।
अगर छोटी सी सरल सी बात को कहने के लिए भी गरिमामयी भाषा का प्रयोग किया जाए तो वह ऐसे होगा जैसे एक छोटे से बालक के मुंह पर पूरे आकार वाला मुखौटा लगा दिया गया हो। उत्कृष्ट भाषा की विभिन्न विशेषताओं के अंतर्गत सुंदर शब्दावली के अतिरिक्त ओज, प्रभावपूर्णता, रूपकों का सीमित प्रयोग, उपमाओं एवं अत्युक्तियों का उचित प्रयोग आदि को स्थान दिया गया है। वे कहते हैं भाषा की सार्थकता औदात्य को उत्पन्न करने में है कि भाषा तभी सार्थक है, तभी सफल है जब वह रचना में औदात्य ला दे, रचना में औदात्य उत्पन्न कर दे। जो भाषा इस लक्ष्य में सहायक है वही आदर्श भाषा कही जा सकती है। औदात्य का पांचवा स्रोत है गरिमा में रचना विधान। इसके अंतर्गत सबसे पहले सामंजस्य को स्थान दिया गया है। सामंजस्य का एक प्रकार शब्दों को विशेष क्रम में व्यवस्थित करता है। यह सामंजस्य से अभिप्राय तालमेल से है, सुव्यवस्था से है, यानी कि एक रूपता। शब्दों के व्यवस्थित क्रम से काव्य में सामंजस्य आता है। बांसुरी की मधुर तान की भांति रचना का सामंजस्य हमारे मन के विभिन्न भावों को उद्वेलित करता है, हमारे मन में भावनाओं को जागृत करता हुआ औदात्य की अनुभूति प्रदान कराता है। वे कहते हैं सामंजस्य में एक ऐसी शक्ति होती है जिससे कि वह ना केवल श्रोता को प्रसन्नता प्रदान करता है अपितु एक सीमा तक वह उसे द्रवित करके भावों में बहा ले जाता है, उसे तन्मय कर देता है। लॉन्जाइनस के अनुसार सामंजस्य एक ऐसा साधन है जिसमें ना केवल जीतने और प्रसन्न करने की बल्कि एक उल्लेखनीय सीमा तक आत्मा को प्रसन्न करने और मनुष्य के हृदय को प्रभावित करने की भी स्वाभाविक शक्ति होती है। यानी सामंजस्य में मनुष्य की आत्मा को प्रसन्न करने और उसके हृदय को प्रभावित करने की स्वाभाविक शक्ति होती है। यानी कि किसी भी रचना में गरिमा तभी आती है जब उसके अंदर सभी तत्वों का सामंजस्य होगा। पर यह सभी तो साधन मात्र है, जैसे उदात्त विचार, उदात्त भावावेग, अलंकार, नियोजन, ये सभी केवल साधन मात्र हैं। इन सभी का लक्ष्य है रचना के अंदर औदात्य लाना। यानी कि रचना के अंदर इन सभी अंगों की महत्ता उसी सीमा तक है जहां तक वे लक्ष्य की प्राप्ति में सफल सिद्ध होती हैं, और लक्ष्य है औदात्य लाना। इन औदात्य के स्रोतों के अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो रचना के अंदर औदात्य लाने में बाधा उपस्थित करते हैं। उन्हें औदात्य के बाधक तत्व कहा जाता है। आइए देखते हैं औदात्य के बाधक तत्व। औदात्य के बाधक तत्वों में जिन्हें लिया गया है उनमें पहले है भाषा की अव्यवस्था। भाषा की जो अव्यवस्था है उससे भी रचना में औदात्य लाने में बाधा उपस्थित होती है। आगे है उक्ति में अस्पष्टता। उक्ति यानी कि वाक्य लेखक या कलाकार जो अभिव्यक्त करना चाहता है यदि वह अस्पष्ट है तो उससे भी रचना के अंदर औदात्य नहीं आ पाता है। लॉन्जाइनस ने बाल्यता की भी चर्चा की है, यानी कि बचकानेपन की। इस प्रकार के मनमाने और काल्पनिक प्रयोगों से काव्य की कृति की महत्ता खत्म हो जाती है। आगे है आडंबरपूर्ण शब्द। इसके बारे में वे कहते हैं कि शब्दाडंबर के प्रयोग से कवि और पाठक के बीच साधारणीकरण नहीं हो पाता है। अधिक मुश्किल अर्थों वाले शब्दों के कारण कविता का आशय दब जाता है, जो काव्य के अंदर औदात्य लाने में बाधा उपस्थित करता है। इनके अतिरिक्त अनुचित विचार, यदि रचना में अनुचित विचार हैं जो उचित नहीं है, जिनका वहां कोई औचित्य नहीं है, तो उससे भी रचना के अंदर औदात्य नहीं आता है। अभिव्यक्ति की शुद्धता, यदि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं है, एक सामंजस्य के साथ नहीं है, तो भी उससे औदात्य में बाधा उपस्थित होती है। कर्णकटु भाषा, वह भाषा जिसके अंदर कोमलता नहीं होती, जिसके सुनने में मधुरता नहीं है, शब्दावली अच्छी नहीं है, तो उससे भी रचना में औदात्य नहीं आता। इन सभी तत्वों को औदात्य के वादक तत्वों में लिया जा सकता है। भारतीय काव्य शास्त्र में इन्हें काव्य दोष कहा गया है और रस की सृष्टि में ये वादक होते हैं। आगे है औदात्य सिद्धांत की उपलब्धियां या लॉन्जाइनस की उपलब्धियां। ग्रीक साहित्य चिंतन परंपरा में लॉन्जाइनस वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने काव्य वस्तु एवं काव्य गरिमा का संबंध रचयिता के व्यक्तित्व से स्थापित करते हुए उसे महत्व प्रदान किया। कि इससे पहले अरस्तु ने काव्य में रचयिता का कोई योगदान नहीं माना था, लेकिन इन्होंने काव्य वस्तु और काव्य गरिमा का संबंध रचयिता के व्यक्तित्व के साथ स्थापित किया। इससे पहले अरस्तु ने अनुकृति सिद्धांत में यह सिद्ध किया था कि प्रकृति ही काव्य का आधार स्रोत है। कवि के निजी व्यक्तित्व को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया था
अनुकृति सिद्धांत के अनुसार कला प्रकृति की अनुकृति है। इसका तात्पर्य यह है कि कला का सौंदर्य प्रकृति के सौंदर्य की केवल नकल मात्र है, केवल अनुकृति है। ऐसी स्थिति में कलाकार का फिर क्या योगदान रह जाता है? केवल अनुकृति प्रस्तुत कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉन्जाइनस ने अनुकृति सिद्धांत की सर्वथा उपेक्षा करते हुए कवि के व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं रचना की मौलिकता का प्रतिपादन किया। यानी कि लॉन्जाइनस कहते हैं कि महान व्यक्तित्व ही महान रचना को उपस्थित कर पाता है। कवि के व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं रचना की मौलिकता का प्रतिपादन उन्होंने किया, जो उनकी नई दृष्टि का प्रमाण है। लॉन्जाइनस से पहले जहां प्लेटो घोर आदर्शवादी चिंतक था, जहां अरस्तु यथार्थवादी या वस्तुवादी आलोचक है, वहीं लॉन्जाइनस को स्वच्छंदतावादी समीक्षक या रोमांटिक समीक्षक के रूप में जाना जाता है। लॉन्जाइनस ने औदात्य का विवेचन या विश्लेषण बड़ी सूक्ष्मता से किया है और मौलिक ढंग से किया है। लॉन्जाइनस ने शास्त्रीय पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष को भी लिया है। उदात्त एक नैतिक तत्व है, इसका मूल अर्थ है उच्च विचार। लॉन्जाइनस ने औदात्य का संबंध विचार भाव से किया है। उन्होंने कहा, जो उदात्त है वही सौंदर्य है। वह एक अत्यंत संतुलित विचार वाला समीक्षक था। औदात्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा भी सबसे पहले लॉन्जाइनस द्वारा हुई। आगे चलकर विभिन्न पाश्चात्य आलोचकों एवं कला समीक्षकों ने कला के दो प्रमुख तत्वों के अंतर्गत सौंदर्य और औदात्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। लॉन्जाइनस का दृष्टिकोण जितना गंभीर है, उनका विवेचन विश्लेषण भी उतना ही सूक्ष्म एवं व्यापक है। वे औदात्य को एक व्यापक रूप प्रदान करते हैं। उसके अंतर्गत कवि का व्यक्तित्व, विचार तत्व, भाव तत्व, शैली का अलंकरण, शब्द चयन, रचना के गुण दोष आदि सभी प्रमुख तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। वे रचना की सृजन प्रक्रिया से लेकर उसकी आस्वादन प्रक्रिया तक की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके सभी महत्वपूर्ण पक्षों की व्याख्या सर्वथा नए एवं मौलिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और यही तथ्य इस बात का प्रमाण है कि लॉन्जाइनस महान चिंतक एवं व्याख्याता कहे जा सकते हैं। तो साथियों, हमारा विषय पूरा हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।